हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए इतिहास की क्विक रिवीजन सीरीज हिंदी में। फ्रेंड्स, इस रिवीजन सीरीज में हम इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक इतिहास तक पूरा कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस रिवीजन सीरीज से आप इतिहास को आसानी से समझ पाएंगे और अपने सिलेबस को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे आईएएस, पीसीएस या अन्य किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाषाण कालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के सामान्य परिचय की। तो इतिहास को सामान्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्यों का अभाव रहता है और पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इस काल की हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं अभिलेख, मोहर, सिक्के, मृदभांड और खंडहर आदि। और इस प्रागैतिहासिक काल के अंडर में आता है पाषाण कालीन सभ्यता। इसके अंडर में हम पाषाण कालीन सभ्यता को पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन वो अपठित हैं, पढ़े नहीं गए हैं और केवल प्राकृतिक साक्ष्यों पर ही निर्भरता है इसमें भी। और इस काल के अंडर में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित लिपि मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। और इसके आगे आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिले हैं और पढ़े गए हैं और प्राकृतिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। और ऐतिहासिक काल शुरू होता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी 600 ईसा पूर्व से ये काल शुरू होता है। 600 ईसा पूर्व के बाद के हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है, समझा गया है। लेकिन 600 ईसा पूर्व से पहले के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल प्राकृतिक साक्ष्यों से ही हमें जानकारी मिली है। सबसे पहले बात करेंगे हम पाषाण कालीन सभ्यता की। तो पाषाण काल में को आगे तीन भागों में बांटा गया है। और तीन भागों में बांटने का आधार है इनके उपकरणों में भिन्नता। जो उस टाइम के औजार थे जिनको यूज करते थे पाषाणकालीन लोग, उनके आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में क्या होता था, शिकारी और खाद्य संग्राहक होते थे। यानी कि लोग शिकार करते थे। जो उस टाइम का मानव था वो शिकार करता था, और खाद्य संग्राहक का मतलब है कि वो अपने खाने के लिए इधर उधर घूमता था, मछलियां पकड़ता था, शिकार करता था और कंदमूल फल वगैरह जुटाता था अपने खाने के लिए। पशुपालन और कृषि और अग्नि के ज्ञान का अभाव था। इस काल में पशुपालन का ज्ञान नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था और आग का ज्ञान नहीं था। इस काल से संबंध प्रथम हस्तकुठार मिला था। हस्तकुठार मीन्स हाथ की कुल्हाड़ी। ये मिली थी पल्लवपुरम मद्रास में रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फूड को। रॉबर्ट ब्रूस फूड को 1863 में हस्तकुठार मिला है इस काल से संबंधित। और इसी कारण इनको प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य सबसे पहले इन्हीं को मिले थे, रॉबर्ट ब्रूस फूड को। और पुरापाषाण काल को आगे तीन भागों में बांटा जाता है: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो ये भी उपकरणों के आधार पर ही इनको बांटा गया है। पूर्व पुरापाषाण काल में क्या था, क्रोड उपकरण थे। क्रोड उपकरण मीन्स ये पत्थर के जो ऊपर की सतह होती थी उसको हटा के जो अंदर का क्रोड बचता था उससे औजार बनाए जाते थे। उनमें हस्त, कुठार, खंडक और विदारणी आदि थे। और इसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण देखने को मिले हैं। फलक उपकरण जो कि क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित होते थे। क्वार्टजाइट पत्थर जो अधिक अपेक्षाकृत चमकीला होता है और मजबूत होता है। और फलक का मतलब होता है कि किसी पत्थर के जो ऊपर वाली परत होती है उसको उतार के, जो ऊपर वाली परत होती है वो अपेक्षाकृत नुकीली होती है, धारदार होती है, उसके उपकरण बनाए जाते थे। तो ये फलक उपकरण कहलाते थे और उस टाइम की जो संस्कृति थी वो फलक संस्कृति कहलाती थी। और इसके आगे आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में दक्षिणी और खुरचनी आदि देखने को मिले हैं। दक्षिणी और खुरचनी, दक्षिणी जिसको आज हम छैनी कह सकते हैं, छैनी के रूप में जानते हैं, जो कि लक्कड़ वगैरह फाड़ने के काम आती है। और खुरचनी जिससे वो लोग चीज़ों को खुरचते थे।
जैसे कि मरे हुए पशुओं की खाल को साफ करने में खुरचनी का उपयोग करते थे। दक्षिणी लकड़ियों को फाड़ने का काम करते थे। और तो अब आगे बात आती है मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल में किस तरह से थे लोग? शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे। शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक मीन्स अपना खाना जुटाते थे। पूरा उनका टाइम जो है अपने खाने को जुटाने में ही जाता था। मछलियां पकड़ते थे, शिकार करते थे जंगली जानवरों का, और कंदमूल फल आदि जुटाते रहते थे। और इसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से। इनके बारे में आगे बात करेंगे। अस्थि निर्मित उपकरण मिले हैं सराय नाहर राय से और महदहा से। सराय नाहर राय और महदहा ये प्रतापगढ़ में है, जो कि यूपी में है। प्रतापगढ़ जो कि यूपी में है। यहाँ से अस्थि निर्मित यानी हड्डियों के बनाए हुए औजार मिले हैं। और आगे आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग देखने को मिला है। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन यानी कि यहाँ पे कृषि होने के साक्ष्य मिले हैं। लोग अपने खाने के जो खाद्यान्न होते थे, गेहूं, जौ, मक्का आदि, उसको उसकी खेती करने लगे थे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि मानव ने खेती करना कब शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव खेती करना शुरू कर दिया था। और यहाँ से जो स्थल, नवपाषाण काल के जो स्थल और उनसे प्राप्त साक्ष्य जो मिले हैं वो इस तरह से हैं। लहुरा देव जो कि भारत में है, यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और गुफ कराल जो कि भारत में है, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। बुरझूम जो कि कश्मीर में है, यहाँ से मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल मिला है। और गर्त आवास मिला है। गर्त आवास जिसको आप बेसमेंट की तरह समझ सकते हैं। बेसमेंट जो कि लोगों को अत्यधिक ठंड और अत्यधिक ताप से बचाने के लिए बनाए जाते थे। गर्त आवास। और संगन कुल्लू, पिकलीहल और उतनूर से राख के टीले मिले हैं। तो ये सभी साक्ष्य मिले हैं पाषाण कालीन सभ्यता के। और ये नवपाषाण काल के साक्ष्य हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो हैं दमदमा। दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। आदमगढ़, आदमगढ़ में मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन देखने को मिला है। मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। और पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। हथनौरा, हथनौरा से मिला है भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य, जो कि नर्मदापुरम होशंगाबाद में है। भीमबेटका, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्रकला यानी जो शैल चित्रकला है, जो चट्टानों पे जो चित्र बनाए जाते थे वो देखने को मिला है। और अन्य तथ्य इस तरह से हैं। बुर्जहोम की खोज की है डी टेरा और पीटरसन द्वारा, बुर्जहोम पे जो साइट है। और मध्य पाषाण काल का भारत में अस्थिपंजर सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। और इसके अलावा अन्य संबंधित इंपोर्टेंट तथ्य जो हैं, मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फलकों की अधिकता के कारण इसको ऐसा नाम दिया गया है। और 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लंगनाज गुजरात से। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी 1867 से 1868 ईस्वी में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लोहरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य। जो चावल मिला है लोहरा देव में, वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य का है, उसकी जो डेटिंग करी गई है। और भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य देखने को मिला है मेहरगढ़ से। और लहरा देव के बाद चावल के साक्ष्य का दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल कोल्डेवा, यहाँ से चावल की भूसी मिली है। और मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था मैक्सिको से। गुफकराल का अर्थ होता है वैसे कुलाल अर्थात कुमार की गुहा। और हड्डी से निर्मित माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है लोहदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में।
अब बात करेंगे भारतीय पुरातत्व से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे 1861 में। 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण और सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ था। पुरातत्व सर्वेक्षण 1871 में एक विभाग के रूप में गठित हुआ और 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया और जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। और बात करेंगे अब साक्ष्यों की। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो साक्ष्य मिले हैं वो लहोरा देव, जो कि भारत में ही है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि चावल देखने को मिला है वहां पे। चावल के साक्ष्य मिले हैं 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के। और मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, जो कि 7000 ईसा पूर्व था। और यहाँ पे विशेष नोट दिया गया है, इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान लहोरा देव है। पहला जो साक्ष्य मिला है वो लहोरा देव से मिला है, जो कि चावल का मिला है। और मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का शिकार भी करते थे। और मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। सूक्ष्म पाषाण औजार मीन्स छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे या हथियार थे। और इसके बाद आती है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में क्या हुआ था, तांबे और पत्थर के प्रयोग की अवस्था थी ये, यानी तांबे और पत्थर के औजार देखने को मिले हैं, साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तांबा मानव द्वारा प्रथम धातु थी जो प्रयोग की गई। अगर क्वेश्चन पूछने को आता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो वो धातु है तांबा। तो इसके साक्ष्य मिले हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति का नाम भी दिया गया है, बनास संस्कृति। और इसमें जो प्रमुख स्थल हैं वो आहड़ आहड़ जो कि एक नदी का नाम है, प्राचीन नाम था इसका ताम्रवती। बागौर से मिले हैं बालाथल, और ओजियाना से मिले हैं चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य। चार दीवारी युक्त घर देखने को मिला है वहां पे। और गिलुंद गिलुंद से मिले हैं चार दीवारी युक्त घर के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिला है, और कहीं कहीं पक्की ईंटों का उपयोग देखने को मिला है, और तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये तो था दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। और पश्चिमी मध्य प्रदेश से जो चीजें मिली हैं, मध्य प्रदेश के मालवा से चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। कायथा से यहाँ की कायथा से जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ की बस्तियां किलाबंद हैं, और तांबे के 28 कंगन मिले हैं वहां पे देखने को। एरण एरण से मिले हैं किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य। और नवदा टोली से खरगोन जिले में स्थित, ये खरगोन जिले में स्थित है नवदा टोली, और यहाँ से उत्खनन किया था SD संकालिया द्वारा। चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। चौकोर और वृत्ताकार दोनों तरह के घर यहाँ पर देखने को मिले हैं। और पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में जौरवे, नेवासा और दैमाबाद में पटसन का साक्ष्य मिला है। और अब तक ज्ञात 200 नॉर्वे स्थलों में सबसे बड़ा है दैमाबाद। जौरवे स्थलों में 200 जौरवे स्थल मिले हैं दैमाबाद में। और इन दोनों जिलों में सभी ताम्रपासिक पाषाणिक पुरास्थल जौरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही पुणे जिले में प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदौली और सोन गांव में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। किलेबंद व खाई से घिरी हुई बस्ती मिली है, और मातृ देवी की प्रतिमा देखने को पाई गई है। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत का मतलब है पश्चिम बंगाल में ये साक्ष्य मिले हैं पांडु राजर डिबी में और महेशदल में। ये दोनों जो स्थल हैं प्राय स्थल, ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के, जहाँ की तांबा और पत्थर का प्रयोग देखने को मिला है। अन्य स्थल हैं बिहार में चिरांद है, सैनुवार है, सोनपुर ताराड़ी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। इसके अलावा अब बात करेंगे सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के बारे में। सिंधु सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके तीनों नामों से ये जानी जाती है। इसके बारे में पिग्गट महोदय का कथन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं।
पिगट महोदय ने कहा है इनके बारे में कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अलग अलग शहर हैं, ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी है। जॉन मार्शल ने कहा है इसके बारे में, सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता को सर्वप्रथम नाम किसने दिया था सिंधु सभ्यता का? जॉन मार्शल ने। और 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व में ये सर्वाधिक विकसित व्यवस्था अवस्था थी। और रेडियो कार्बन C14 द्वारा इसकी तिथि निर्धारित की गई है। इसका टाइम जो है, टाइम पीरियड 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। और 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता की विकास की पराकाष्ठा का समय था। ये सभ्यता अपने विकास के चरम पर थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया और मिस्री सभ्यताओं के समकालीन थी। यानी कि जिस टाइम पे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी टाइम पे मिस्र में और मेसोपोटामिया में भी सभ्यता विकास कर रही थी। तो सिंधु सभ्यता का पहले विस्तार क्षेत्र जानेंगे, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, तीन प्रांतों में फैली हुई है। और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र में इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। और इसका आकार देखते हैं तो ये एक त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। और इसकी अगर सीमाओं की बात करें तो सीमा इसमें, इसकी उत्तरी सीमा जो है मांडा, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहां तक फैली हुई थी। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिणी तैमाबाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। और सुकाग्नेडोर ये पश्चिम में, सॉरी, ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। मांडा उत्तरी जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर है। और पश्चिमी सीमा सुकाग्नेडोर जो है ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। और पूर्वी सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक, मेरठ जिले में है आलमगीरपुर, यहाँ तक फैली हुई थी। इस तरह समझ सकते हैं कि कितनी विस्तृत इसकी सीमाएं हैं, कितनी विकसित ये सभ्यता थी। तो अगर उत्खननकर्ता, सर्वेक्षण और खोजकर्ता की बात करें तो हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा जो स्थल था उसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। चहुंदड़ो इसकी NG मजूमदार ने। लोथल की NSR राव ने की थी। कालीबंगा की थी अलमानंद घोष ने। और बनावली, बनावली एक पुरा स्थल है, इसकी खोज की है RS बिष्ट ने। धौलावीरा JP जोशी ने। और रोपण, रोपण BB लाल ने। और सुत्कागेंडोर RL स्टाइन ने। इनकी हम कह सकते हैं ये खोजकर्ता थे या उत्खनन करता थे या फिर सर्वेक्षक थे। इन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई, इसकी खोज की और उसका सर्वेक्षण किया है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या है? वो है शंख का बना हुआ बैल मिला है, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, समाधि R37 कब्रिस्तान मिला है एक, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं, पीतल का बना इक्का मिला है, और बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र मिला है, और दो टीलों के साक्ष्य मिले हैं। दो टीले, एक पूर्व में टीला है जो कि नगर टीला जिसको माना जाता है, और पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग टीला यानी किला, जो कि राजा का किला था, वो माना जाता है पश्चिम में। और पूर्वी टीला वो नगर टीला है। और स्थिति अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पे है? मांडकोबरी जिला, जो कि वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान में है, रावी नदी के बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर है मांडकोबरी जिले में, जिसको वर्तमान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो मृतकों का टीला, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों के टीला या मोहनजोदड़ो में जो सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिला है, वृहद स्नानागार, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है उस टाइम का। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक मिले हैं, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है जॉन मार्शल ने। अभिलेख की सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। विशाल अन्नागार मिला है। नृत्य रत्न नारी की कांस्य की मूर्ति मिली है। पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति मिली है। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, पटरी मीन्स स्केल। और संभवतः घोड़े का दांत मिला है। और गीली मिट्टी पर कपड़ा मिला है, सूती कपड़ा मिला है। और हाथी का कपाल खंड मिला है। और इसकी स्थिति की बात करें कहाँ पे स्थित है तो लरकाना जिला, सिंध प्रांत में।
लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है ये। और बात करेंगे चहुंदड़ों की। चहुंदड़ों में मनका बनाने का कारखाना और भट्टी मिली है, अलंकृत हाथी मिला है, खिलौने मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, और वक्राकार ईंटें मिली हैं, गोल गोल ईंटें मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा से कच्ची ईंटें मिली हैं, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त होती हैं, और पक्की ईंटें केवल नालियों, कुओं और स्नानागार के निर्माण में प्रयुक्त देखने को मिली हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त देखने को मिला है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए मिले हैं। सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें मिली हैं, और मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। इसकी स्थिति है, ये कहाँ पे है? कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और अगला स्थल है लोथल। तो लोथल की जो विशेषताएं हैं, पश्चिमी एशिया के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा था? तो आंसर होगा लोथल। सर्वप्रमुख विशेषता है इसकी जहाजों की गोदी यानी डॉक यार्ड इसको कहा जाता है। और प्राप्त साक्ष्य यहाँ से जो मिले हैं वो है फारस की मुद्रा, फारस मेस, ईरान की मुद्रा सील मिली है, और पक्के रंग में लगे हुए पात्र मिले हैं, बर्तन मिले हैं। धान और चावल, धान यानी चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहर, फारस की मोहर की बात हमने पहले की। फारस में ईरान, ईरान की मोहर देखने को मिली है। 3 युगल समाधियां मिली हैं, 3 जोड़ों में समाधियां मिली हैं। और ये स्थित है स्थल लोथल जो है अहमदाबाद जिले, गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर स्थित है ये। और अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा की विशेषता है आयताकार नगर मिले हैं, और नगर 3 भागों में विभक्त देखने को मिला है। एक में किला, दूसरे में मध्यनगर और तीसरे में नेशनल नगर, 3 पार्टों में डिवाइडेड है। और यहाँ पे विशाल जलाशय देखने को मिला है, उन्नत जल प्रबंधन देखने को मिला है, और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और ये स्थित है धौलावीरा जो साइट है, वो कच्छ कारण गुजरात में स्थित है। और अगला पूरा स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो स्थल है उसकी विशेषता है नगर 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त है, गढ़ी क्षेत्र और आवास क्षेत्र। कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला है, और घोड़े की हड्डियां मिली हैं। और ये जो सुरकोटदा है ये है कच्छ जिला, गुजरात में। रोपण, रोपण जिसका आधुनिक नाम रूपनगर है, पहले रोपण था, अब इसका नाम रूपनगर है। यहाँ से सेलखड़ी की मोहर मिली है, चर्ट के बटखरे मिले हैं, और तांबे के बाणाग्र और कुल्हाड़ी मिली है, ब्रह्मांड और छुरा मिला है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। स्थिति इसकी क्या है, कहाँ पे है रोपण? ये पंजाब में है, भारत में, सतलज नदी के बाएं तट पर है। और इसके अलावा दैमाबाद, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसकी विशेषता है सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, हमने अभी बात की थी, इसका सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। और ये यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, रथ चलाते हुए मनुष्य मिले हैं, सांड मिले हैं, गैंडे की आकृतियां मिली हैं, सैंधव लिपि की एक मोहर मिली है, और मृदभांड, तस्तरी और प्याले आदि यहाँ से मिले हैं। यह अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर, प्रवरा नदी के बाएं तट पर यह है यह। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अब कुछ जानेंगे। बालाकोट, बालाकोट से मिला है सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। मांडा से, मांडा जो कि हमने बात की थी जम्मू कश्मीर में है, यह उत्तरी सीमा है इसकी। तो कांस्य निर्मित पेंचदार पेन मिले हैं। नौसारो, स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर में धान की भूसी मिली है। लोथल वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। कालीबंगा में तांबे की मूर्ति मिली है। हड़प्पा में एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति मिली है। हुलास में सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा मिला है। और सुत्कागेंडोर में मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में संयुक्त पशु मूर्ति मिली है। संयुक्त पशु मूर्ति मतलब शरीर तो है भेड़ का, और मस्तक है सूंडदार हाथी का। इस तरह की वहां पे मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। अब अगला स्थल बनावली। बनावली की जो विशेषता है, सैंधव सभ्यता की सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं।
पाक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती सड़कें मिली हैं, और लाजवर्द और कार्नेलियन के मन के मिले हैं। हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। तांबे के बाणाग्र यानी तांबे के बाण के आगे वाले हिस्से मिले हैं, और मोहरें और बटखरे मिले हैं। स्थिति इसकी है फतेहाबाद जिला हरियाणा में। अब परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसमें कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, कपास की खेती वहां से शुरू हुई है। और सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। वस्तुओं को आपस में ही बदला जाता था, वस्तुओं के बदले वस्तु खरीदी और बेची जाती थी। सिंधु सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम और मधुचिट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। और सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का, एक सींग वाले बैल का, और उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। जो सभ्यता की मोहरें मिली हैं उस पर सर्वाधिक अंक क्या देखने को मिला है? एक सींग वाला बैल मिला है, और या फिर उसके बाद कुबड़ वाले बैल का मिला है। और इस काल में प्रमुख खेल जो था वो पासा था। इसके खेल की भी पहचान की गई है सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इनका खेल जो था वो था पासा। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की या पशुपति शिव की मोहर जो मिली है, उसके बाएं में गैंडा है। उस मोहर पर बाएं में गैंडा है, भैंसा है। कुल 5 प्रकार के 6 पशु मिले हैं। 5 प्रकार के 6 पशु, यानी दो हो गए ये गैंडा और भैंसा बाएं में, और 2 हिरन हो गए नीचे उसके, और बाएं में हो गए, दाएं में हो गए बाघ और हाथी। यानी कि कुल 5 प्रकार के 6 पशु उस पशुपति शिव की मोहर पर देखने को मिले हैं। और सैंधव सभ्यता के कुछ विशिष्ट तथ्य हैं कि लोहे का के ज्ञान का अभाव था। लोहे के का ज्ञान नहीं था उन लोगों को। स्वर्ण, चांदी, तांबा और कांसे की जानकारी थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। हाथ से चालित चाकों का प्रयोग देखने को मिला है। मूर्ति पूजा का प्रचलन मिला है। शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है। घोड़े के अवशेष प्राप्त हैं, लेकिन चित्र नहीं मिला है देखने को, लेकिन घोड़े के अवशेष जरूर प्राप्त हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पाषाणकालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी होम।